नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एडशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के बीच घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 5। तो ये टोस्ट सीरीज का प्रैक्टिस टेस्ट 5 है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ। तो चलिए हम लोग 5वें सेट का देखते हैं क्वेश्चन। तो पिछले बार की तरह इस बार भी 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैथ है तो हम लोग मैथ को स्किप करते हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह जिन्हें सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया था, दफन कहाँ है? तो वो आपको दफन है राजगीर में। तो राजगीर हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो बी आपको कहाँ पे दिया? तो बी यहाँ पे दिया राजगीर। तो चलिए राजगीर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राजा कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो कुंवर सिंह आपको जगदीशपुर के राजा थे। तीसरा क्वेश्चन है, आपको बिहार में किस स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का जो अधिवेशन था वो आपको गया में हुआ था और सी आर दास ने इनकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद आपको बना था स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। महात्मा गांधी इस टाइम जेल में थे, तो महात्मा गांधी ने 1922 का अधिवेशन भाग नहीं लिया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन आपको है, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन आपको किया था स्वामी योगानंद और स्वामी सहजानंद ने। तो ये समाजवादी पार्टी स्वामी योगानंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। तो देखा आप लोगों ने अभी अभी हमने जो बोला है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये आपको कहता है फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो फूलन प्रसाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये आपको बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। स्वामी योगानंद का संबंध बिहार किसान सभा से रहा है, लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा का संबंध जो है आपको बिहार समाजवादी पार्टी से रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो किसमें? कर्म था पुनर्जन्म का सिद्धांत में? तो गलत है। पुनर्जन्म सिद्धांत में आपको ये नहीं करता है, जैन नहीं करता है। तो पुरुषों मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, तो ये भी नहीं है। दोनों अलग अलग है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता है। इसके बाद है, 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, क्या चीज़ का? तो मक्का का, क्योंकि मक्का जो है वो पुर्तगाली लेके आए हुए थे। ये पुर्तगाल से आया मक्का, टमाटर ये सब पुर्तगाल से आया हुआ है, आलू वगैरह। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बदल के दूसरा भी हो सकता है, जैसे आपको टमाटर दे देगा, आलू दे देगा, तो ये आपको जो है तंबाकू है, ये सब आपको पुर्तगाली लोग लेके आए हुए थे। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विस से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त, एक छोटी सी गलती करनी है, बंगाल में तैनात थे, जो आपको चटगांव है अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश पड़ता है, तो वहाँ पे इनकी तैनाती था। तो वहाँ पे एक छोटी सी गलती कारण इनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। इसके बाद जो आप लोगों का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में जो स्थित है वो आपको है बनावली। ठीक है, तो बनावली हो जाएगा। तो बनावली आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बनावली, जो बनावली है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में घाटी में जो स्थित है वो कौन सा है? तो वो बनावली है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अनेकावांत निम्नलिखित में से किस मुख्य सिद्धांत का दर्शन होता है? तो अनेकावांत जो होता है, अनेकावांत वो आपको बी हो जाएगा। जैन मत का, ये जैन धर्म का है। अनेकांतवाद जैन धर्म का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। तो रीत मतलब प्रकृति, तो रीत का अर्थ है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्राकृतिक नियम, प्रकृति के द्वारा जो बनाया हुआ नियम है उसको रीत बोलते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका जो है नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक है जो इस पे एक बार बिजली गिरा हुआ था तो उसका आपको रिपेयरिंग करवाया हुआ था। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है इनका संबंध कुतुब मीनार से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपको इसमें क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ठीक है, तो ये संबंधित है आपको गाय के लिए। ठीक है, तो गाय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है, तो गाय से, तो गाय के लिए हो जाएगा। इसके बाद है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये पगला किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन की फसल में नफाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और ये आपको तराई क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो हिमालय का तराई क्षेत्र जो उत्तराखंड की तरफ से जो पड़ता है उधर किया था, हरिद्वार की तरफ, तो उधर उपजाऊ जमीन थी उधर लागू हुआ था। बाद में किसानों ने विरोध किया तो फिर उनको फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, निम्न में से भक्ति संतों का सही और तैथिक कलाक्रम अनुक्रम चुनिए। तो सबसे पुराना जो है दोस्तों आपको ये हो जाएगा कबीर। ठीक है, कबीर है, उनके बाद फिर गुरु नानक है, फिर चैतन्य है, उसके बाद फिर मीराबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी ए आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको ए सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रब्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रब्जनामा। तो 25 का हो जाएगा सी। उसके बाद है, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो पोरबंदर के। तो करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, गांधी जी के पिता का नाम है, तो ये पोरबंदर के दीवान थे। उसके बाद है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? तो ये अशफाक उल्लाह खां है। अशफाक उल्लाह का काकुरी ट्रेन एक्शन के लिए हुआ था, तो ये सी हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत को खोजना। तो सबसे पहले देख लीजिए, दिल्ली षड्यंत्र केस, तो ये अमीर चंद्र पे केस चला था, इनको फांसी दिया गया था। तो चलिए ये सही है। उसके बाद आपको काकोरी ट्रेन एक्शन, अभी इसका नाम बदल दिया है, काकोरी ट्रेन केस का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन, जो इसका अशफाक उल्लाह खां इनको फांसी हुआ था। उसके बाद सी में है लाहौर षड्यंत्र केस, तो ये जतिन दास, ये लाहौर षड्यंत्र जतिन दास में चलाया गया था, तो ये भी सही है। लेकिन नासिक षड्यंत्र रास बिहारी बोस, नहीं, ये बी डी सावरकर होगा। ठीक है मित्र मेला, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो चलिए अगले डी आपका आंसर हो गया। इसके बाद निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि का प्रारंभ हुआ? तो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये आपको देखिए
रिपन नहीं है, लिप्टन डफन मेयो भी नहीं है, ये रिपन भी नहीं है, ये नहीं है। तो ये आपको चारों गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि जो है ये आपको 1857 का जो क्रांति हुआ था उस दौर में देना शुरू हुआ था। तो ये 1857 के समय का, और ये चारों वायसराय जो है ये 1857 का नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका हम लोग 30 नंबर पे आ चुके हैं। 30 नंबर दिया, और निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो चंदावर का युद्ध आपको 1194 में हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध 1994 में हुआ था। उसके बाद है प्रसिद्ध नाटक, चलिए देख। तो ये जो चंदावर का युद्ध 1914 में हुआ था दोस्तों, ये युद्ध हुआ था आपको मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद हार गया था और मारा भी गया था। तो 1914 का जो युद्ध है वो आपको चंदावर, उससे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और उसके बाद युद्ध हुआ था आपको 1194 में। तो ये आपको मोहम्मद गौरी और इसके बीच, किसके बीच? तो वो था आपको मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो तराइन का द्वितीय, ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको प्रसिद्ध नाटककार राजेश्वर किस शासक के दरबार में थे? तो राजेश्वर शासक जो है नाटककार, वो किसके? तो वो गुज्जर प्रतिहार शासक के। तो प्रतिहार वंश का कौन था? तो प्रतिहार वंश का मिहिर भोज था। तो मिहिर भोज आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए में दिया मिहिर भोज, तो चलिए मिहिर भोज हो गया। उसके बाद अगला जो है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने प्रतिहार शासक को बौड़ा कहा था? तो किस विदेशी यात्री, जो भी ये इतिहासकार रह चुके हैं यात्री लोग, तो इन्होंने किस शासक को बौड़ा कहा है? प्रतिहार वंश के शासक को बौड़ा कहा है। तो किस शासक को कहा है? तो ये आपको कहा है अल मसूदी ने। तो अल मसूदी आपको हो जाएगा, अल मसूदी जो है आपको प्रतिहार शासकों को बौड़ा कहा है, तो अल मसूदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की? तो अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजय राज ने की। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है विक्रमोर्वशीय नाटक के कौन रचनाकार है? तो विक्रमोर्वशीयम नाटक के रचनाकार विशाखा दत्त है। तो ये विशाखा दत्त की है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इसके बाद अगला है उज्जैनी के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? शक शासक। तो उज्जैनी का प्रथम शक शासक कौन था? तो वो आपको चष्टन। तो चष्टन आपको ऑप्शन नंबर बी में उज्जैनी का प्रथम स्वतंत्र शक शासक था चष्टन। तो चष्टन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सिंगली राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो सिंगली राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था आपको ये कुलोतुंग प्रथम ने। तो कुलोतुंग प्रथम जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 37 का। ये 37 का बी हो गया। निम्नलिखित किस चोल शासक ने सिंगली राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कुलोतुंग प्रथम ने किया था। ठीक है, तो चलिए कुलोतुंग प्रथम सही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, लोकमान्य की उपाधि किस राष्ट्रीय नेता को दी गई थी? आपको बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव को उपरांत जो सफलता मिली थी उसके बाद उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हम लोग जो है अगला देख लेते हैं, वो आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य बना जिसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सुरक्षा स्वीकार की? तो ये आपको हैदराबाद द्वैत शासन, ठीक है, सहायक संधि स्वीकार, ये स्पष्ट रूप से पूछा, जो घुमा के पूछा है वो आपको सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो सहायक संधि सबसे पहले आपको हैदराबाद ने स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमको गलत को खोजना है। तो 40 में गलत कौन कौन सा है ये देखना है हमको। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप दिया हुआ है पुलिस आयोग। तो पुलिस आयोग का जो स्थापना हुआ था वो आपको 1902 में हुआ था, ठीक है, और 1902 में एंड्रयूज फ्रेजर ने किया था। एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। तो पहला आपका जो ए है वो आपको सही है, तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में क्या दिया, सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग जो है वो आपको 1901 में कॉलिन स्कॉट, ठीक है, तो ये आपको 1902 में हुआ था, एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। तो पुलिस आयोग आपको एकदम सही हो गया। उसके बाद सिंचाई आयोग, तो सिंचाई आयोग जो है वो कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति हुई थी आपको 1901 में। तो ये भी सही है, सिंचाई आयोग की स्थापना कॉलिन स्कॉट के में हुई थी 1901 में, ये भी सही है। और विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले, ये 1902 में आया हुआ था विश्वविद्यालय आयोग। तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग था, ये भी सही है। इसके बाद रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन, तो ये भी सही है आपको 1902 टॉमस रॉबर्टसन टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया। चारों का चारों आपको सही है। तो जब चारों सही है तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये इसमें से ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। उसके बाद है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली को किस वर्ष स्वीकार किया था? ये आपको 1916 का अधिवेशन में स्वीकार किया था, ठीक है। तो 1916 का अधिवेशन जो है आपको हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, और नरम दल और गरम दल दोनों का जो है वो आपको ये हुआ था, एक हो गए थे नरम दल गरम दल। और इसके अध्यक्ष क्या था आपको अंबिका चरण मजूमदार ने इनका जो है उस कांग्रेस के उस अधिवेशन का स्थापना किया था, जिसमें तिलक का बहुत और एनिवेशन का बहुत बड़ा योगदान था, नरम दल गरम दल को मिलाने में और मुस्लिम लीग को मिलाने में। ये इन दोनों का, एनिवेशन और तिलक दोनों का बहुत बड़ा योगदान है तिलक साहब का। उसके बाद है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के बाद कृषि मंत्री थे, वो कृषि विभाग था अंतिम सरकार के। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग आपको हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी 43 में, ठीक है, 43 लॉर्ड कैनिंग, या 1857 का जो 1857 में कैनिंग जो था आपको गवर्नर था, तो वायसराय बना बाद में जाकर पहला, तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद है मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज़ादी की माँ बोला जाता है मैडम भिखाजी कामा को। तो भिखाजी कामा, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन 44 है, ऑप्शन नंबर ए। मैडम कामा ने 1923 में आयोजित
क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये आपको एकदम सही है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो चलिए आपको ये सही हो जाएगा, 44 का पहला नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वो आपको है, मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये भी सही है, इन्हें आज़ादी की माँ कहा जाता है, क्रांतिकारी की माँ। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। उसके बाद है आपको दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, तो ये गलत है तीसरा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो है आपको वो गलत है। आपको 44 का जो है तीसरा है सही है यार दोस्तों। ये सही है कि मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में काम किया है। तो ये आपको तीनों सही है। तो जब तीनों सही है 1 2 3, तो इसमें कहाँ दिया है 1 2 3? तो 1 2 3 जो है आपको कहाँ दिया हुआ है? तो इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखा आपने ये 1 2 3 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, तीनों का तीनों सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बिहार से संबंधित है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। और सचिव जो चुना गया था वो आपको एनजी रंगा को चुना गया, वो आंध्र प्रदेश से थे। तो दोनों को याद रखिएगा, एनजी रंगा को भी और इनको भी। तो चलिए इसके बाद हम लोग 46 में देख लेते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के आरंभिक सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे ये खोजना है दोस्तों। इनका गठन बीपीएससी ने पूछा था, गठन किसने किया था? गठन क्या था आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले तो सबसे पहले सही है। इसके बाद अनंत विनायक पटवर्धन भी सही है, और नातेश अप्पाजी द्रविड़ भी सही है। तो नहीं सही है तो अरविंद घोष। तो अरविंद घोष बंगाल से है, तो ये इनका हो जाएगा, ये उधर से महाराष्ट्र से बहुत दूर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष नहीं है। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय से जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और भारतीय में सरोजिनी नायडू 1925 में किया था, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1917 में किया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य ने किस पार्टी का गठन किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना जो आपको सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने किया था। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 49 का हो गया, आपको ए हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य घनता कितनी है? तो ये आपको कितनी 50 में देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ये आपको हो जाएगा 144%, ठीक है। तो शस्य घनता कितनी है? तो ये 144% है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो फिजी द्वीप आपको अटलांटिक महासागर में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति आपको पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको देहरादून में है। तो देहरादून उत्तराखंड में आता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हरिद्वार के बगल में ही देहरादून पड़ता है। और हरिद्वार जो है देहरादून जो है ऋषिकेश जिले में, देहरादून में एक बहुत ही पवित्र जगह है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जो आपको देहरादून जिले में आता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, चलते हैं 53 हो गया। अब जो इसमें है 54 में 54 में, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो रेखांश के प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो ये आपको 54 में है, आपको 4 मिनट का अंतर होता है। तो 4 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो ये आपको 4 मिनट होता है। इसके बाद है सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो फसल उगाने के लिए जो सामान्य पीएच मान होता है वो आपको 6 से 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक बिहार के किस जिले में होता है? तो आपके मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, अररिया में। तो अररिया आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही को खोजना है, तो 57 में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, 57। तो चलिए 57 में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम लोग को इसमें से गलत कथन को खोजना है। तो सबसे कौन कौन सा कथन सही है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना का अनुसार बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में। ये एकदम सही है दोस्तों की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की आबादी का 88.7% भाग जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एकदम सही है। दूसरा भी सही है कि बिहार समुद्र तट रहित राज्य है, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो राज्य के बुआई क्षेत्र के अंदर 18-19 के अंदर 51.54 लाख हेक्टेयर था। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है डाटा में, 51.54 51.67 है, 6-7 है, ठीक है। 51.67, तो इसको गलत मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट में गलत है, अंतर है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है उसके बाद है आपको डी में, डी ऑप्शन है, बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट दिया हुआ है, तो ये भी सही है। बिहार राज्य समुद्र तल की ऊंचाई 173 फीट है, तो ये भी सही है, आपको 173 फीट है। तो जब चारों सही है तो ऑप्शन 3 सही है और 1 गलत है, तो हम लोग इसमें सही खोजना था, तो 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद है कराकटगढ़ जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? तो कराकटगढ़ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ये आपको कहाँ पर है? तो देख लीजिए, मुंगेर, पटना, गया, कैमूर। तो कराकटगढ़ जो है आपको, ये आपको कैमूर जिले में है, ठीक है। 58 में देख लेते हैं दोस्तों, 58 का है, कराकटगढ़ कैमूर जिले में है, तो कैमूर जिला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग को गलत को खोजना है दोस्तों। तो गलत जो है वो आपको कौन सा है ये निकालना है, तो ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से 59 को देख लेते हैं। तो ये बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, ये एकदम सही है। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ये भी सही है, और ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, तो ये भी सही है। और बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अरवल है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको गलत है, तो 59 का हो गया आपको डी आंसर, ठीक है दोस्तों। तो 59 में हम लोगों ने देखा कि 59 का आपको डी आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। तो सोनपुर मेले का आयोजन आपको नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। तो ये आपको सही है, ठीक है। तो नवंबर भी होता है, कभी कभी अक्टूबर भी होता है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको ऑप्शन ए को सही मानेंगे, 60 को, ठीक है। तो 60 को जो है आपको लास्ट अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट नवंबर में ही होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार से हम लोग मान लेते हैं नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा को, कि जो कार्तिक पूर्णिमा है वो मतलब दीपावली जो होता है, दीपावली से पहले बाद का, वो कभी कभी नवंबर में भी पड़ता है और कभी कभी अक्टूबर में भी पड़ जाता है। इसके बाद है जो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे है वो आपको बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपको 1989, ठीक है। तो 1989 में हुआ था। तो वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1989 में हुआ था। उसके बाद है बिहार किस शहर में ककोलत है। तो ककोलत आपको नवादा में है। तो नवादा में ककोलत जलप्रपात है, नवादा हो जाएगा, बहुत ही फेमस है, पटना से काफी संख्या में लोग जाते भी हैं। उसके बाद है उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य द्वीपराद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो सही है 63 का, ये सही है, ठीक है दोस्तों। ये सही है। मेघालय का पठार कोयला लौह और मीटर चूना पत्थर ये भी सही है। उसके बाद मेघालय पठार की सतह अत्यधिक क्षत विक्षत है, तो ये भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा हो गया। चलिए हम लोग दोस्तों 64 का 63 का हम लोगों ने देख लिया अभी। इसके बाद जो है हम लोग 64 देखते हैं। 64 में दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र में आपको विशिष्ट हवाई जड़ों वाले पौधे मिलने की सबसे अधिक संभावना रहती है। तो हवाई जड़ मतलब ये तटीय क्षेत्र में, ये ऊपर में जो जिनका जड़ होता है उसको हवाई जड़, ये तटीय क्षेत्र में होता है मैंग्रोव के पेड़ों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 64 का आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता मालदा भ्रंश से अलग है। तो मालदा भ्रंश से कौन सी, तो इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें है क्वेश्चन है कि कौन सी भौगोलिक विशेषता मालदा भ्रंश से अलग है। तो गारो खासी जयंतिया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्बी आंवलों पठार, छोटा नागपुर, ढक्कन पठार और पश्चिमी पठार। तो सबसे पहले जो है आपको मालदा भ्रंश में आपको गारो खासी पहाड़िया भी आता है और कार्बी आंवलों पर छोटा नागपुर का पठार भी आता है, लेकिन नहीं कौन सा आता है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नहीं होता और ढक्कन का पठार और पश्चिमी घाट। तो बी और डी दोनों गलत है। तो जब दोनों गलत है तो आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आंसर बनता है। उसके बाद है अरावली पर्वत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। तो ये सही है आपको दोस्तों कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। और भारत का सर्व प्राचीन पर्वत भी अरावली पर्वत श्रेणी ही है। तो ये आपको 66 का जो है वो आपको पहला सही है। इसके बाद दिल्ली के निकट से रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है, ये भी सही है। कि दूसरा भी सही है, रायसीना की पहाड़ी। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, तो माउंट आबू में गुरु शिखर पड़ता है। तो ये तीनों सही है। तो जब तीनों सही है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है 67 में। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है आपको सेनकोट्टा। तो सेनकोट्टा जो है आपको ऑप्शन नंबर डी, सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख के क्षेत्र से होकर बहती है। तो सिंधु, झेलम और सियोक लद्दाख क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां होकर बहती है। तो चलिए 68 में हम लोग देख लेते हैं। ये आपको सिंधु, झेलम और सियोक, तो 1 3 4 हो जाएगा। तो जब 1 3 4 है, देखिए 1 3 4 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चिनाब भी है वो आपको लद्दाख से होकर निकलती है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किसी में नहीं दिया। जब किसी में नहीं दिया हुआ है तो फिर ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चिनाब नदी भी लद्दाख से होकर निकलती है। उसके बाद है हम लोग समुद्र जल में उठने वाले ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति किन बलों के कारण होता है। तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है। तो 69 का आपको सबसे पहला ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है। तो 69 का आपको पहला सही है दोस्तों, ठीक है। तो 69 का हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, तो ये भी सही है। तो जब ए और दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बनता है। उसके बाद है हांगहो नदी का मुहाना अवस्थित है कहाँ पर। तो ये हांगहो नदी का मुहाना कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपको दक्षिण चीन सागर में। तो दक्षिण चीन सागर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 70 का, ठीक है दोस्तों। तो हो बाई की खाड़ी में है दोस्तों हांगहो नदी का मुहाना जो है 70 का। हांगहो नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है भाई, तो 70 में देख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको हांगहो नदी का मुहाना जो है आपको बोहाई की खाड़ी में है। तो बोहाई खाड़ी में इसको पीली नदी भी कहा जाता है और इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। तो ये चीन का शोक इसको इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में चीन में बाढ़ लाती है। तो बोहाई की खाड़ी में पीली नदी जो है वो मुहाना अवस्थित है। तो पीली नदी को हांगहो नदी का नाम पीली नदी है, चीन का शोक भी इसको कहा जाता है। तो 70 का ए हो गया। इसके बाद है दिए गए कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो ये इसमें सही खोजना है 71 का दोस्तों, ठीक है। तो 70 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ओलंबियन तो सबसे पहला सही है कि सुमात्रा में है, तो पहला सही हो गया ओलंबियन। उसके बाद है कालीमंडन आपको बोर्नियो में है, तो ये भी सही है बोर्नियो। उसके बाद है दोस्तों आपको केबू द्वीप फिलीपींस में है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो केबू द्वीप फिलीपींस में भी सही है। उसके बाद है कराबी, तो कराबी थाईलैंड में है, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो जब सही है तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा, ठीक है। और तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कालीमंडन, बोर्नियो, कराबी थाईलैंड, ओलंबियन सुमात्रा और केबू फिलीपींस। तो ये आपको ई हो जाएगा क्योंकि चारों का चारों सही है। उसके बाद है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है दोस्तों। तो विद्युत धारा का मात्रा जो होता है वो आपको एमीटर होता है, ठीक है। तो एमीटर विद्युत धारा का मात्रा का, तो एमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके बाद है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पाइप की परत चढ़ी होती है किस चीज का। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जो आपको जस्ते की परत चढ़ी होती है, जिंक की, जस्ता को जिंक बोलते हैं, तो ये जिंक की परत चढ़ी होती है। उसके बाद चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO2 बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन, मादा जनन हार्मोन भी इसको ऑक्सीटॉक्सिन को बोला जाता है। तो ये दूध हार्मोन बोला जाता है, जानवरों को दिया जाता है दूध निकालने के लिए।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगला है रक्त कैंसर की रोकथाम प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में कोबाल्ट 60, तो 76 का होगा दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं, तो कोबाल्ट 60 ल्यूकेमिया का, तो कोबाल्ट 60 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, कौन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये एक बार बीपीएससी में आ चुका है, डायबिटीज दिवस कब मनाया, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मकता का मान नहीं होता है? तो रिम्यूर हो जाएगा दोस्तों 78 का, ठीक है। तो रिम्यूर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक मान जो है रिम्यूर पैमाने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 78 का। तो हमने देखा दोस्तों कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो है आपको ताप के जो है निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान जो है आपको केल्विन में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो केल्विन में जो है आपको ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं खोजा जा रहा है। ऋणात्मक फॉरेनहाइट, सेल्सियस और रिम्यूर में ऋणात्मक मान होता है, लेकिन केल्विन में जो है ना वो माइनस हो नहीं जाता, तो केल्विन का मान आपको ऋणात्मक में नहीं जाता है, तो केल्विन हो जाएगा। उसके बाद है ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? तो ये आपको परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आपको नाभ के संलयन का, ठीक है। तो नाभ के संलयन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 79 में देख लेते हैं दोस्तों। तो आपको नाभिकीय संलयन पर जो है ना हाइड्रोजन बम है, और नाभ के विखंडन पर जो है वो आपको परमाणु बम है। तो इसमें अणुबम यानी कि परमाणु बम को ही अणुबम बोलते हैं। तो ये आपको नाभ के विखंडन पर आधारित है, वो आपको परमाणु बम नाभ के विखंडन पर आधारित है, और नाभ के संलयन पर जो आधारित है वो आपको हाइड्रोजन है। तो ये नहीं हो जाएगा, आपको नाभिकीय बम बोला है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अति मुलायम खनिज मुख्यतः है, तो 80 में हो जाएगा। सबसे मुलायम खनिज कौन सा है दोस्तों? तो सबसे मुलायम मैग्नीशियम सिलिकेट है, इसको चाकू से आराम से काट सकते हैं, तो ये आपको मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। उसके बाद 81 में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है? तो आपको विटामिन B6 हो जाएगा, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक इसको याद करने में सहायक रहता है। B6 81 का हम लोग देख लिए दोस्तों, विटामिन B6। उसके बाद जो निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुलेमित है? तो सही सुलेमित खोज रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको वर्णधाता हीमोफिलिया और दांत अनुवांशिक रोग, वर्णधाता हीमोफिलिया और दांत ये अनुवांशिक रोग है, तो ये सही है। बाकी जीवाणु है, एक वायरस है, तो इसमें जीवाणु नहीं हो जाएगा। एड्स वायरस है तो गलत हो जाएगा। डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग, लिंग, ये सेक्स करने से निमोनिया, कुष्ठ ये सब नहीं फैलता है, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद पोलियो लेते हैं 83 का, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक के उदाहरण है, तो संयोजी उत्तक का उदाहरण आपको कौन सा है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, तो 83 में हो जाएगा दोस्तों। 83 का देख लीजिए, यहाँ पे ई दिया हुआ है ऑप्शन, तो ई दिया हुआ है, तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा संयोजी उत्तक। तो चलिए, तो संयोजी उत्तक का जो हम लोगों ने देखा दोस्तों, सबसे पहले रक्त जो है वो संयोजी उत्तक होता है, तो आपको पहला सही हो जाएगा। अस्थि भी संयोजी उत्तक हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। और स्नायु होता है, तो स्नायु भी ये संयोजी उत्तक होता है, तो ये हो जाएगा। उपास्थिति भी संयोजी उत्तक होता है, तो ये आपको चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन दोस्तों, ये एक सामान्य व्यस्त व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर है, तो औसत श्वसन दर जो 15 से 18 मिनट है, तो ये आपका ए हो जाएगा 15 से 18 मिनट। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 85 पे, तो 85 नंबर क्वेश्चन जो है ये हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का लेखक है? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो है आपको कैलोनियस, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस है, तो 85 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, तो सी आपको कैरोलस लिनियस हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, मुक्त जल में पाए जाने वाले पौधे कौन सा है? तो जल में पाया जाने वाला पौधा टाइटोफाइटा है, कौन सा है? 86 का, तो 86 का जो आपको थाइलोफाइटा है, ठीक है दोस्तों। थाइलोफाइटा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि जल में पाया जाने वाला पौधा थाइलोफाइटा है। जल में पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो थाइलोफाइटा है। उसके बाद है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है वो आपको जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो भूपट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपको ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है वायु अंगार गैस मुक्त घटक है किस चीज़ का? वायु अंगार गैस किस चीज़ का घटक है? तो इसमें से किसी का नहीं है दोस्तों, तो ये आपको गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उसके बाद है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन क्या कहलाता है? आपतित किरण अभिलंब के बीच वाला कौन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपको आपतन कौन कहलाता है? आपतित किरण अभिलंब के बीच का कौन आपतन कौन कहलाता है? आपतित किरण अभिलंब के बीच का कौन आपतन कौन कहलाता है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत द्वारा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कितने डेसिबल से अधिक प्रभावी वाली ध्वनि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 100 डेसिबल से ज़्यादा का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 100 डेसिबल से ज़्यादा का जो है खतरनाक माना जाता है, लेकिन 80 डेसिबल सामान्य जो है ना आपको 80 के बाद ही खतरनाक माना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 92 का 92 का आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, तो बी आपको 80 डेसिबल से अधिक जो है वो खतरनाक माना जाता है, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद है किस दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन कहलाता है? किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन जो है आपको प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, तो परावर्तन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपको प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु में निम्नलिखित में कौन से अधिक विद्युत दक्ष है? तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु में कौन अधिक विद्युत दक्ष है? तो वो आपको एलईडी है सबसे ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। 94 में जो आपको प्रकाश डायोड एलईडी, तो लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये आपको एलईडी हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड ऑप्शन नंबर डी में।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है भाई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये नहीं है दोस्तों। बाकी जो है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का ये भी सही है, और ये भी सही है सुधारित उत्पादन तकनीकी का निर्देशन, और इसके बाद फसलों की नियमित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है। लेकिन जो नहीं है वो साख सुविधाओं का सुदृढ़ करना, ये नहीं आता है। इसके बाद है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। तो सामाजिक विकास कार्यक्रम में सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, और मध्याह्न भोजन भी सामाजिक। लुक इस नीति, लुक इस नीति ये नहीं है, ठीक है। तो लुक इस नीति जो है वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन का है, विदेश नीति से संबंधित है, तो ये सामाजिक विकास से नहीं है। तो आपको अब 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद भारत में भविष्य निधि है, तो 97 हो जाएगा दोस्तों। तो 97 में भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत, तो सबसे पहला ऑप्शन ही सही है, भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है भाई। तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य खाद्यान्नों का निर्यात करना, तो खाद्य निर्यात का 98 में, तो 98 में ऑप्शन नंबर डी है खाद्यान्नों का निर्यात, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो ये ऐसा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये ऐसा राज्य है आपको मिजोरम, तो 99 का आपको हो जाएगा सी। तो सी हो गया आपको दोस्तों मिजोरम, तो मिजोरम यहाँ इसको मारते हैं हम लोग, लॉक कर लेते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर है, तो परोक्ष कर डायरेक्ट कर जो है वो बिक्री कर उत्पादन शुल्क, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स परोक्ष कर है। चलिए बिक्री कर उत्पादन शुल्क ये परोक्ष है, ये हो जाएगा आपको सी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 100 हो गया, अब चलते हैं हम लोग 101 पे। तो 101 में जो आपको दिया दोस्तों 2011 की जनगणना बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है कहाँ पर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है भाई, तो ये आपको मधेपुरा में हुआ है, तो मधेपुरा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार में सर्वाधिक आबादी जो बढ़ा है वो आपको मधेपुरा में बढ़ा है। उसके बाद है बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना है, और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला जो है वो आपको शेखपुरा है, तो शेखपुरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है देश में मखाना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये बिहार में होता है, मिथिला क्षेत्र में दरभंगा मधुबनी खगड़िया और यहाँ पे मखाना बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद है भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों के आधार के रूप में वर्तमान में लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है कब का, तो 105 का जो है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि किस मूल्य, देखिए भारत में आधार वर्ष पूछ रहा है, तो आधार वर्ष है इस भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष के रूप में वर्तमान में लिया जाता है, तो ये आपको 2011-12, तो 2011-12 ऑप्शन बी है। उसके बाद है दोस्तों इर्दा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विनियमन का एक वैज्ञानिक निकाय है इर्दा, तो ये आपको 106 में जो है आपको बीमा क्षेत्र का है, तो बीमा क्षेत्र जो है आपको ये हो जाएगा। इर्दा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विनियमन एक वैधानिक निकाय है, तो ये आपको बीमा क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए बीमा हो जाएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है भाई, तो 107 है दोस्तों, तो 107 का हो गया। आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के रूप में कितने पद हैं, तो डिप्टी गवर्नर के रूप में 4 गवर्नर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा दोस्तों 108 का। तो चलिए 108 का डी हो जाएगा। डिप्टी गवर्नर जो है वो कितने रहते हैं, वो 4 रहते हैं आरबीआई में। उसके बाद है फिक्की निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिक्की जो है आपको व्यापार से संबंधित है, तो फिक्की रेटिंग एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए 109 तक हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग देख लेते हैं 110। फिक्की शब्द का विस्तार अंतिम आय का क्या अर्थ है भाई, तो फिक्की जो है वो आपको अंतिम शब्द आय का है वो इंडिया रेटिंग एजेंसी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 2021 में भारतीय नौसेना के साथ अमेरिकी नौसेना में जापान के समुद्री अत्वरक्षा बल रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भागीदारी की। यह अभ्यास किस सागर में हुआ है भाई, तो ये आपको हुआ था 111 में। इसको देख लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को गलत डिस्कस कर लिया था। हम लोग देख लेते हैं फिक्की शब्द के विस्तार में अंतिम आय का अवध क्या होता है। इंडिया नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, इंडस्ट्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिक्की का जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की तो सबसे लास्ट शब्द है वो आपको क्या है भाई, तो वो आपको है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री सब सी में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मालाबार नौसेना 111। तो ये 111 कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इसको देखना है हम लोगों को। तो ये जो मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 2021 है दोस्तों, इसमें आपको जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। तो इसका पहला चरण जो हुआ था वो आपको फिलीपींस सागर में हुआ था, तो फिलीपींस सागर, और दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी ऑप्शन सही और बी भी ऑप्शन सही है। तो फिर इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पे है, तो इसको मारते हैं। इसके बाद अगला है संसद राज्य सूची के विषय में संबंध कानून बना सकती है। तो 112 में देख लेते हैं दोस्तों। तो 112 का हम लोग, तो 112 में यदि राज्यसभा है संकल्प पारित करता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो वो कानून बना सकती है स्टेट के विषय में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है 113 में। तो ये संबंधित आपको राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के संबंध के शक्ति विधायकों के संबंध, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या, तो
114 में हो गया दोस्तों, तो ये आपको प्रशासनिक प्राधिकरण, तो प्रशासनिक प्राधिकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ब्लॉक स्तर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, तो बी सही हो गया। इसके बाद भारत में प्रजातंत्र में इस तथ्य पर आधारित है कि 15 है दोस्तों, तो ये इस तथ्य पर यहाँ नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की नीति, तो भारत में प्रजातंत्र इस तरह यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो संघीय मंत्रिपरिषद, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति, तो मंत्रिपरिषद जो है वो केवल सदन के लोकसभा के प्रति रहता है, तो ये आपको सदन के प्रति रहता है, सदन की जगह या लोकसभा के प्रति, तो 116 हो गया दोस्तों, तो 116 का डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद हम लोग आगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 117 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी आपको 1964 में, ठीक है, तो फरवरी 1964 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये ई हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद भारत निर्वाचन का गठन किया गया, तो भारत निर्वाचन का गठन जो किया गया किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 119 का है दोस्तों, आपको अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया, भारत निर्वाचन का आयोग का जो है अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। उसके बाद है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया, लोक सेवा आयोग का गठन संघ और राज्यों के लिए किसके लिए किया गया, तो ये आपका अनुच्छेद 315, तो अनुच्छेद 315 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको संघ लोक सेवा आयोग के प्रति प्रतिवेदन सौंपता है, निम्नलिखित में किसको संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये आपको किसके प्रति सौंपता है 121 में, तो सौंपता है आपको राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किसको संघ लोक सेवा आयोग अपने प्रतिवेदन सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये आपको क्या है 338, तो 338 अनुच्छेद के जो है अनुच्छेद क, ये आपको अनुसूचित जनजाति आयोग किया गया है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपको 1993 में 12 अक्टूबर को किया गया था, 12 अक्टूबर 1913 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, 13 नहीं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना है आपको 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। उसके बाद है चर्चा में रहा लालंदर सहतूत बांध कहाँ पर स्थित है, ये आपको अफगानिस्तान में है सहतूत बांध, ठीक है दोस्तों, तो 124 का आपको डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांस अभियान का संबंध किससे है, तो सांस अभियान का संबंध आपको निमोनिया उन्मूलन से, तो निमोनिया उन्मूलन ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों में होने वाला है प्रमुख रोग है, काफी संख्या में बच्चों मारे भी जाते हैं, तो 100 जो है आपको 25 का निमोनिया हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों 125 का, तो 124 25 का जो है वो आपको डी हो गया। इसके बाद है कांवड़ ताल को रामसर सर्वेक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई, यह किस राज्य में है, तो कांवड़ ताल आपको बिहार में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। उसके बाद है माननीय युवा उद्यमी नेता मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक 2 महत्वाकांक्षी योजना उसके बाद किस राज्य के द्वारा की गई है, तो किस राज्य के द्वारा की गई है दोस्तों, तो आपको बिहार सरकार के द्वारा किया गया, तो ये आपको बिहार हो जाएगा कि युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आपको बिहार के द्वारा किया गया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लोक सेवा परीक्षणों के समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 128 का दोस्तों सी हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, तो ये आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित ग्रीन टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, तो ग्रीन टैक्स के दायरे से बाहर किसको रखा गया, तो ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, तो ट्रैक्टर, हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, तो सीएनजी चलते चारों हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद है केसरिया बौद्ध स्तूप किस जिले में स्थित है, तो केसरिया बौद्ध स्तूप आपको चंपारण में, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, तो आपको ए हो जाएगा। इसके बाद है हाल ही में ISBA महिलाओं की मंच की 6वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई है, कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो 131 में जो आपको नहीं शामिल हुआ, तो आपको रूस नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ISBA की महिला मंच की 6वीं बैठक वर्चुअल बैठक के माध्यम से जिसमें कौन सा देश शामिल है, तो आपको रूस नहीं शामिल हुआ था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो है चर्चा में रहा सिग्मो उत्सव किस राज्य के प्रदेश में सर्व ज्यादा है, तो ये कहाँ मनाया जाता है सिमोगो उत्सव, तो सिमोगो उत्सव आपको गोवा में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको गोवा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपको बालासोर उड़ीसा में, तो चलिए 133 का आपको सी हो गया। इसके बाद है 134 हम लोग देख लेते हैं, 134 में दिया हुआ है दोस्तों कि 2021-22 में संघीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो गांवों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण, ये आपको ऑप्शन सी शामिल नहीं है। उसके बाद जो शामिल है वो आपको स्वास्थ्य, खुशहाली, नवाचार, अनुसंधान विकास और मानव पूंजी, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्रों के लिए, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको चलिए कट गया है क्वेश्चन, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के मौत का कारण चर्चा में रहा पौंग बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो पौंग बांध अभ्यारण्य जो है वो आपको किस राज्य में है दोस्तों, तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 136 का। उसके बाद 137 हम लोग देख लेते हैं, 137 में है ICT ग्रांट चैलेंज में जलापूर्ति विकास के प्रणाली से, तो 137 का आपको हो गया दोस्तों ए, और 138 का हम लोग देख लेते हैं। 138 में जो क्या दिया हुआ है यहाँ है दोस्तों कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में राज्यों में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है, तो ये आपको शीर्ष स्थान 138 में गुजरात का रहा है, तो गुजरात आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 139, ये ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये है 139 इंडिया जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के तहत किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपको महाराष्ट्र को हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 139 का आपको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है, और ये टाटा जो है इसको संचालित, टाटा के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसके बाद अगला है अगस्त 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, तो 140 का हो गया दोस्तों ए, तो जल शक्ति मंत्रालय हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपको
रियल कौशल विकास योजना से जुड़े निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और असत्य कथन का विचार करें दोस्तों। तो 141 का जो सबसे गलत कथन कौन सा है इसको खोजना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। जो रियल कौशल विकास योजना से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और असत्य का चयन करना है। तो रियल कौशल विकास योजना का प्रारंभ आपको 2021 में किया गया, तो ये पहला सही है। इसके तहत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 ऑप्शन सही हो चुका है। उसके बाद है इस योजना के हेतु 18 से 35 वर्ष का आयु उम्मीदवार पात्र होंगे, तो ये भी सही है कि 18 से 35 वर्ष के उम्मीदवार ही पात्र हैं। इसके बाद इस योजना के नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, तो ये भी सही है। तो चारों जब सही है तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमको गलत को खोजना है दोस्तों। तो गलत कौन सा है 142 का, ये देख लीजिए। तो ये आपको चारों सही है। तो संसद में हिमालय रमेश पोखरियाल निशंक का सही है। सद पेखरू ये भी सही है। सग्गी बेक ये भी सही है। और एडिम ये बराक ओबामा का वाले, तो ये चारों सही है। तो फिर यहाँ भी ऑप्शन नंबर ई होता है। उसके बाद हम लोग सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 143 में दोस्तों आपको गुरबीर पाल सिंह ने किया है। गुरबीर पाल सिंह आपको यहाँ 144 पे है दोस्तों। तो हम लोग 144 पे आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आपको 144 है। सितंबर 2021 में किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ है दोस्तों। तो ये आपको हुआ है अमेरिका के नेतृत्व में, तो अमेरिका हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय द्वारा नया विभाग जुलाई 2021 में जोड़ा गया। तो ये आपको जोड़ा गया है व्यय विभाग। ठीक है, तो 145 का जो है दोस्तों आपको बी हो जाएगा, लोक उद्यम विभाग। व्यय विभाग नहीं जोड़ा गया, ये गलत है दोस्तों। तो इसको हम लोग इसका ये लोक उद्यम विभाग जो है आपको नया विभाग जोड़ा गया है। इसके बाद है 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 2020 में 2021 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो आपको हुआ था इटली में 46 का। तो इटली हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इटली में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी 2022 का इंडोनेशिया में होगा और 2023 का जो है वो भारत में होने वाला है G20 का। इसके बाद और विवाद भी हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो आपको G20 का आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर काफ़ी अभी विवाद चल रहा है चर्चों में। इसके बाद 147 है दोस्तों कि सितंबर 2021 में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो गुजरात के 47वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार किसी ने नहीं ग्रहण किया है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ई हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को अगस्त 2021 में गोद लेने की घोषणा। तो कुश्ती को गोद लिया है आपको उत्तर प्रदेश ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही बन रहा है। इसके बाद है आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया था। तो आरोग्य धारा 2.0 की अध्यक्षता आपको मनसुख मांडविया ने किया, तो मनसुख मांडविया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट निपुण कार्यक्रम, निपुण का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। तो 150 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निपुण का किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। तो हम लोगों ने पूरा 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो जल्द ही आप लोग बीच हम अगला लेके आएंगे, अगले ही दिन लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मस्त तैयारी कीजिए।